सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले ये क्रिएटिव प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, बीचों बीच स्टोरी लिखिए। मिस्टर मेहता स्टार्टेड हिज लग्जरी फर्नीचर शोरूम इन द ईयर 2001. He is earning huge profits every year. He is having good reputation also in the market and he used to follow accounting principles also up to an extent. अब पहला पहला डॉट देखिए, पहले सबको सुनने देना, उसके बाद बोलना। आप सभी को आंसर बोलना है डेफिनेटली। मिस्टर मेहता इज अ ऑनेस्ट पर्सन। सही भी लिखा है, वैसे मैंने गलत भी नहीं लिखा है। ठीक है, ये कोइंसिडेंटली नाम आ गया मिस्टर मेहता। कई बार हम लिखते हैं अकाउंट्स में, ये इजी सा नाम, एक अच्छा सा नाम। तो अभी मुझे सरप्राइज हुआ कि इसमें मिस्टर मेहता का नाम हमने लिखा है। ठीक है, जबकि नोट्स अराउंड 3 to 4 years पुराने। ठीक है, चलिए क्या लिखा है इसके अंदर आगे। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ विजन ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। इट मींस ये कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं मिस्टर मेहता? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कहता है एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। एंड सेकेंडली क्या कहता है कि सर, सेकेंड लाइन बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ फिक्स असेट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। अगर आपने फिक्स असेट खरीदी है, उसे एक्सपेंस नहीं माना जाना चाहिए। बताओ क्यों? आपके पेरेंट्स ने, फिर से वो एग्जांपल दे रहा हूं, बाइक दिलाई, 1 साल के लिए नहीं दिलाई, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जिस प्रकार बिजनेस भी लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, इन द सेम मैनर फिक्स असेट भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। बट डिप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन इट एवरी ईयर। और आपकी बुक में इसको थोड़ा इन्होंने गहराई से समझाया। और वो गहराई क्या है कंसेप्ट की, कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को अलग अलग मानना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। स्कूल ने सैलरी दिया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानो, क्योंकि ये हर साल बार बार देनी पड़ेगी। जैसे आपको फीस हर साल बार बार देनी पड़ेगी। बट स्कूल ने अगर फर्नीचर खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बार बार नहीं होगा। बट हमारे प्यारे बच्चे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट। मैं भी लगा रहा हूं, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, सीधी सी बात है, राइट। नेक्स्ट देखिए, एवरी ईयर मिस्टर मेहता यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस इन एडवांस टू कीप हिज फाइनेंशियल पोजीशन सेफ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोल सकते हो सर। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस, ये कहता है, दो बातें कहता है कि एक तो आपके साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचे, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप चेक भी करते हो। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको टास्क, जो सबने नहीं किया, कुछ बच्चों ने किया डेफिनेटली, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दे रखी थी। कॉस्ट प्राइस आई थिंक 6000 था और मार्केट वैल्यू 6200 थी। हमें कौन सा लेना है, विचएवर इज लेस। ये तो एक छोटा सा पार्ट है। दूसरा कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कहीं भी व्यापार में, बिजनेस में लॉस हो सकता है, तो मेहरबानी करके एडवांस में क्या बना लो, प्रोविजन, ताकि अचानक से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। पता है ये आप सबका प्रैक्टिकल है, लेकिन बेचारे गधे की तरह बच्चे, मतलब क्या बोलते हैं, सुनपाक बोलते हैं, या कई बार एक वर्ड होता है, बैठे रहते हैं। आप सभी के घर में ये बनता है प्रोविजन, आपके घर में भी बना हुआ है। पूछना आज के आज पेरेंट्स से जाके, गुल्लक, एग्जैक्टली इसको लोकल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, गुल्लक। यस बेटा, बनता है। क्यों? और इंडिया में सबसे ज्यादा बनते हैं। बेटे का जन्म हुआ है, आगे स्कूल, एजुकेशन, अचानक से फंड कैसे अरेंज करेंगे पेरेंट्स? आप जरा सोच के देखिए, एक बच्चे की मैरिज करनी है, अचानक से फंड कैसे मैनेज करेंगे? तो पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं इंडिया में, प्रोविजन, पहले से। देखिए एक बात सुनो, अब मुझे पता है मेरी डॉटर है, उसको आगे अगर कॉलेज में एडमिशन कराना आज से 20 इयर्स बाद या 15 इयर्स बाद, 50 लाख तो बेटा मान के चलो, अगर अच्छी एजुकेशन कराना है ना, आज से 15 साल बाद ये हो सकता है कम पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूं, अचानक से उस टाइम पैसे अरेंज कर लूंगा क्या? आपके पेरेंट्स कर लेंगे क्या? आप नहीं कर पाएंगे ना, आपको पता भी नहीं है। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग प्रोविजन इन एडवांस। उसका मतलब क्या है, छोटी छोटी अमाउंट अभी से हमने गुल्लक बना के रख लिया और उसको कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ताकि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, अलग अलग पर्पज के लिए। कुछ पेरेंट्स को ये भी पता है कि ये मेरा बेटा, ऐसा मत समझना, ये गधा है। पता होता है पेरेंट्स को कई बार कि ये नालायक है, कंफर्म इसको आगे धंधा ओपन करा के देना ही देना पड़ेगा। सही कह रहा हूं नीरज बात? सही कह रहा हूं? तो क्या होता है, पेरेंट्स उसके लिए भी गुल्लक बना लेते हैं। क्यों विकास, सही कह रहा हूं?
क्यों? क्योंकि उन्हें पता अगर बिजनेस सेटअप भी कराना है तो 40-50 लाख की रिक्वायरमेंट हो सकती है आज से कुछ साल बाद, क्यों ना अभी छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा कर लें। कंपनीज भी ये काम करती हैं। तो कौन सा कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे? कंजर्वेटिव ऑब्लिक प्रूडेंस, हिंदी में से बोलते हैं रूढ़िवादिता, और बोलो हिंदी में भी बता सकता हूं, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इज इट ओके? थर्ड में आइए, मिस्टर मेहता was having a huge business premises building which he acquired in 2004 having cost price of 40 lakh and the market value is 2 crore, but Mr. Mehta recorded it at rupees 40 lakhs. सर कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कॉस्ट कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्ट कंसेप्ट, आप खुद सोचिए, आप में से कितने बच्चों के घर पे बिजनेस है ना, दुकान पे दुकानें वगैरह हैं, जब आपके पेरेंट्स ने खरीदी थी तुम्हारे पापा की दुकान, कुछ आइडिया है? पूछना आज घर जाके। अगर मान लो 10 लाख की परचेज की है सब, नहीं कितने की? 1500। आप देखिए ये क्या कह रहा है, इस बच्चे के पापा ने दुकान कितने में परचेज की? 1500। आज जाके रेट पूछ लो, पता ही नहीं कितने, 50 लाख। लेकिन अगर इसके पेरेंट्स अकाउंट्स बनाते हैं तो बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड, क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पता लगाई भी नहीं जा सकती, बिकॉज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है बिजनेस लॉन्ग टर्म तक, और बिजनेस आपने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए। आप सोच के देखिए बेटा, कितनी मस्त चीज है ये कि मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना, और ये आपके लिए अच्छी बात है। हाँ, जब बेचेंगे, जैसे आप जर्नल एंट्रीज में पढ़ते हैं, फिक्स असेट को ज्यादा में बेचा तो आप बोलते हैं गेन, क्योंकि वो ऑर्डिनरी काम नहीं है। तो वेरी गुड कॉस्ट कंसेप्ट। ये एक मौका मिला है बेटा आप सभी को, सच में केवल पेपर में पास होने का, अच्छे नंबर लाने का नहीं, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूरी अकाउंट्स में रोटेट होते रहते हैं। तो जिसने इसके अंदर अच्छी नॉलेज ले ली उसको कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी 12th में, ठीक है बेटा? नहीं तो 12th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। 11 तो फिर भी हो जाएगी, 12th कैसे करोगे? नेक्स्ट में आइए, मिस्टर मेहता was not at all satisfied that his furniture quality was the best one, but he cannot show it in the accounts. सर क्वालिटी वॉलिटी का अकाउंट्स में कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो आप लिख सकते हैं आंसर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। राइट बेटा? गलत लिख दिया, छोटी मोटी गलतियां होंगी तभी तो हम सही करेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी अच्छी है बुरी है कोई टेंशन नहीं है, हम दिखा नहीं सकते। और वैसे ये नेगेटिव पार्ट है बेटा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के बिजनेस है और क्वालिटी दी बेस्ट है, बट आप क्वालिटी नहीं दिखा सकते। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज कैन नॉट बी शोन, ठीक है? केवल पैसा, अकाउंट्स कहता है केवल पैसे की बात करो। बहुत सेल्फिश है सब्जेक्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक एरो आ रहा है फर्नीचर से नीचे की ओर। फर्नीचर कितना रुपीस दिख रहा है बेटा? 6 लाख रुपीस। नीचे लिखा है मिस्टर मेहता इज हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ मैनेजिंग हिज बिजनेस। एवरी ईयर ही यूज्ड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हाँ जी बेटा, अगेन प्रूडेंस वाली बात आ रही है, अगेन प्रूडेंस वाली बात आ रही है बेटा। मिस्टर मेहता जी हर साल क्या करते हैं? बताइए मिस्टर मेहता जी हर साल क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब बनाते हैं प्रोविजन एज पर विच कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस। वापस से आ गया, जहां जहां मुझे दिमाग क्लिक हुआ कि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। तो प्रूडेंस या वही आएगा, कंजर्वेटिज्म चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और मिस्टर मेहता ऑलवेज यूज दिस अप्रोच, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसका आंसर है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो कहता है कि बिजनेस में कुछ भी हो जाए, असेट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, फिर से कुछ आ रहा है, ईयर एंड, पहले पढ़ने दो। ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 2 लाख और रिलायजेबल वैल्यू है 80,000। मिस्टर मेहता showed the value of closing stock at 80,000। ये कौन सा कंसेप्ट है सर? फिर से आ गया कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस, फिर से आ गया बच्चों, फिर से रिपीट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगले कदम की ओर, अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं हम। 2017-18 प्रॉफिट्स दे रखे हैं और इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किए? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस
50 लाख माइनस 18 लाख, आंसर आया 32 लाख। और नीचे कुछ ये एरो आ रहा है, रुक तो जाओ भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। मिस्टर मेहता यूज्ड द सिंपल अप्रोच टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट्स एंड ही डिडक्ट एक्चुअल रेवेन्यूज माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस। आप एक्रूवल भी बोल सकते हो, मैचिंग भी बोल सकते हो, दोनों की थीम क्वाइट सिमिलर है बेटा। आप लिख सकते हो एक्रूवल ऑब्लिक मैचिंग कंसेप्ट। एक्रूवल ऑब्लिक मैचिंग कंसेप्ट जो कहता है मैचिंग अक्रूवल, पता है पूरी अकाउंट्स 12 की किसके ऊपर बेस्ड है? एक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर। डीआर में एक्चुअल एक्सपेंसेस दिखाते हैं या लॉसेस, सीआर में एक्चुअल रेवेन्यूज, और दोनों को जब कंपेयर करते हैं क्या पता चल जाता है? प्रॉफिट कितना हुआ। आप सोच के देखिए, पूरा 12th आप मैक्सिमम जगह देखेंगे एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो होता है। तो ये तो पता होना चाहिए बच्चों को, सिंपल सी बात। आइए इससे ऊपर, हाँ जी, as we have discussed, Mr. Mehta was sound knowledge of Mr. Mehta was having sound knowledge of business. Whenever he used to purchase fixed asset, he do not show it as an expense. Going concern, फिर से आ गया going concern concept, जो कहता है कि जब भी हम फिक्स असेट परचेज करेंगे लाइफ में, उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। ये बात सच है बेटा। हम बीइंग अकाउंट्स टीचर ये चीज तो हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं कि कोई बड़ी चीज खरीदी, टीवी खरीदा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये खरीदा एक बार है और बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म पर। सिंपल सी बात है ना बेटा। नेक्स्ट, मिस्टर मेहता always discloses all his accounts on time. In fact, he used to show contingent liability also below the balance sheet. Full disclosure concept ये कहता है अकाउंट्स का कि बिजनेसमैन अपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी शो करते हैं। तो मिस्टर राहुल, क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी? यस बेटा, डू यू वांट टू एक्सप्लेन? बानू बताएंगे आप बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब? मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हिमाक्षी बताना चाहेंगे? राजवीर, आप तो यार स्टार्टिंग में अपना बहुत अच्छा देखो कॉन्वर्जेशन हुआ था, मुझे आज तक वो बात याद है। सर मेरी तो पढ़ाई चल रही है। बेटा देखो, बुरा मत मानना, आरबीएसई बोर्ड एक अलग है, सीबीएसई बोर्ड एक अलग है। सीबीएसई बोर्ड में कहीं से कुछ भी, आप मेरे रूम में चल के देखो, आपको बुक्स ही बुक्स दिखेंगे इस समय, ऐसा लगता है अकाउंट्स में डूबा हुआ है। क्या करे, लगता है कुछ और डिफरेंट और अच्छा करे कुछ और मैं नहीं कह रहा बेटा, सीबीएसई है ही ऐसा। और सोचो जब अपने तो यहीं पर बात करें साइंस वालों की, सोचो मजाक नहीं है सीबीएसई यार, बहुत। हाँ जी, बता दो बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट है। वेदांश, नीरज, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर। बेस्ट एग्जांपल है कोर्ट केस पेंडिंग इन अ कोर्ट, आप जीत भी सकते हो, हार गए तो पैसे देने पड़ सकते हैं बेटा, लेकिन गारंटी नहीं है कि हम हारेंगे, इसलिए ये लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। इसका एक ही और एग्जांपल है, कोई बता सकता है? कोई एग्जांपल बता सकता है? चॉकलेट लेके आऊंगा बड़ी वाली, प्रॉमिस कर रहा हूं, कमिटमेंट। इसका एक और एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी का, एक तो बता देता है हर कोई बच्चों, 1 मिनट में बता दिया इसने, कोर्ट केस पेंडिंग इन अ केस, कोर्ट केस पेंडिंग। दूसरा बता दो, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बेटा। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। मैंने मौसम को गुड्स बेचा और इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, उससे मैं अपनी बुक्स में क्या नाम दूंगा? वेदांश बता सकते हो? चुप रहना। मैंने मौसम को गुड्स सोल्ड किया और इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, इससे मैं अपनी बुक्स में क्या नाम दूंगा? जोर से तो बोलो। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया था इसके ऊपर, इसने कहा सर मैं 3 मंथ्स बाद पेमेंट दूंगा, रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया। जर्नल की बुकलेट में मैंने आपको बताया था सेलिंग ऑफ गुड्स के कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 4। बुकलेट के अंदर इतना सब कुछ, कैश, चेक यानी कि बैंक, डेटर्स और लास्ट था बिल्स रिसीवेबल। तो मैंने 3 महीने बाद का बिल ड्रॉ किया, इसने कहा मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे सब कुछ कंफर्म हो गया। अब मुझे पैसे चाहिए थे अभी के अभी। कैश बुक में भी ऐसा पॉइंट हमने डिस्कस किया है। मैं गया बैंक के पास और बैंक से मैंने इंफॉर्मेशन बातचीत की कि भाई मुझे इमीडिएट अभी के अभी पैसा चाहिए। बैंक अगर मेरी गुडविल पे ट्रस्ट करता है, बैंक अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, बैंक को मौसम से कोई मतलब नहीं है अभी। बैंक ने मेरा चेक किया, हिसाब किताब मेरा कैसा, आईटीआर वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है, फाइनेंशियल पोजीशन सब बढ़िया है।
बैंक ने बिल डिस्काउंटेड कर दिया। मान लीजिए 1 लाख का गुड सोल्ड किया था, 3 महीने बाद मुझे मौसम से पैसे मिलने थे, मैं बैंक के पास गया, और ये ऐसा होता है, कोई बिग डील नहीं है इसमें। बैंक अपना चार्जेस काटेगा 1000, 2000, 3000, डिपेंड करता है कितने टाइम बाद बैंक को इससे पैसा मिलेगा। अब मैंने तो बैंक से पैसा ले लिया और वो स्टाम्प पेपर किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। बैंक 3 महीने बाद किसके पास जाएगा? मौसम के पास। और दो चीजें हो सकती हैं, बताओ क्या? या तो ये पैसा देगा, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो बैंक मेरे अकाउंट से क्या कर देगा? अब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, सर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो हम बग गए। तो अरे बैंक, एक बात सुनो, भीखाराम चांदमल ने अगर 20 लाख का, 20 लाख का बिल डिस्काउंटेड कराया, भीखाराम भाग जाएगा 20 लाख लेके? भीखाराम चांदमल इतना बड़ा ब्रांड है, भाग जाएगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? और बैंक को इसमें बेनिफिट क्या हुआ? बैंक ने चार्जेस काट लिए, उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? तो अगर मैंने बैंक से बिल डिस्काउंटेड कराया है, ये भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कैसे? मे बी हमारा कस्टमर पैसे दे, मे बी, और ये दुबाई नहीं है बेटा। हो सकता है कह रहे अभी नहीं है, मैं तो 1 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा अब बैंक ने तो मेरे अकाउंट से काट लिए, अब हो सकता है मैं आपके ऊपर नया बिल ड्रॉ करूंगा, जो भी हमारी बात होगी, पकड़ूंगा, मारूंगा, जो भी हमारे बीच की कॉमन डील होगी कि अभी के अभी पैसा दो, नहीं तो मैं कोर्ट केस कर रहा हूं, व्हाटएवर व्हाटएवर, वो एक अलग मैटर है। बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, सिंस 2001 Mr. Mehta is regularly maintaining his accounts. Consistency is the right answer, क्योंकि consistency concept ये कहता है account should be prepared in a consistent manner. जैसे इस साल बहुत से बच्चों ने consistency follow नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। अगर कोविड नहीं होता तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन एक्सक्यूजेस तो एक्सक्यूजेस होते हैं बेटा, सीधी सी बात है। मिस्टर मेहता ने ऐसा नहीं किया, 2001 से बराबर अकाउंट्स मेंटेन किए एज पर कंसिस्टेंसी। लास्ट, Mr. Mehta used to prepare his accounts at the end of every year on 31st March. Accounting period concept, right? तो ऑनेस्टली से बताइए कितने बच्चों ने कितने पॉइंट सही किए? सारे करेक्ट हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बता सकते हो। सो अब हमारा मेन मिशन स्टार्ट हो रहा है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये बात मान के चलिए, ये आपको मेन, अभी इंटरनल एग्जाम में एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंटरनल एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए खुला ऑफर है, जो ट्रायल बैलेंस की मदद से आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, विच इज दिल से वेरी इजी, सीरियसली वेरी इजी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड भर दिया था लास्ट टाइम मैंने, है ना? कुछ एक टर्म्स गंदे गंदे थे, नहीं दूंगा पेपर में, ये कर सकता हूं मैं। उल्टे पुल्टे टर्म्स से पेपर में नहीं दूंगा, इस साल तो नहीं दूंगा बेटा। एक ह्यूमैनिटी के नाम पे भी एटलीस्ट, पूरे साल अगर चल रही होती रूटीन क्लासेस तो ह्यूमैनिटी थोड़ी साइड में रख देते हैं हम, लेकिन इस साल ह्यूमैनिटी भी रखनी पड़ेगी। लेकिन वो ह्यूमैनिटी किसके काम आएगी? एक अच्छे बच्चे के काम आएगी जो प्रैक्टिस करेगा। लेकिन मेन पेपर में विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो लिखिए अपने रजिस्टर पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये अगले 4 दिन यही पढ़ाऊंगा। और जिस बच्चे को आता है वो मुझे मैसेज कर दें, स्कूल से जाते समय याद दिला दें। उनको अलग अलग टिपिकल क्वेश्चंस बने हुए अपने पास बहुत सारे, वो भी दे देंगे, ताकि उनको ये ना लगे सर हमने तो बुक के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज है, डोंट वरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, सर क्या है इसका मीनिंग? ठीक है, अभी के अभी बताता हूं। लिखिए अपने रजिस्टर में, if धीरे धीरे, if we find some transactions below the trial balance, if we find some transactions below the trial balance, जिसे मैं शॉर्ट में अभी TB लिख रहा हूं, it means these are not yet adjusted / included in accounts. These are known as adjustments.
these are known as adjustments. And as per डबल एंट्री सिस्टम, हमने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम हमारा अकाउंट्स कहता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके दो इफेक्ट होते हैं. कितने इफेक्ट होते हैं बेटा? दो. एंड एज पर डबल एंट्री सिस्टम all the adjustments will be having at least two effects. At least two effects. अब हमें क्या करना है बच्चों को? आज सबसे पहले घर पे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर ओपन करना है और बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन लिखेंगे. ट्रायल बैलेंस के नीचे एक रिसर्च करना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको कुछ भी दिख रहा है, सैलरी नॉट पेड, इंश्योरेंस ये ब्ला ब्ला ब्ला, रेंट हैज बीन पेड फॉर 14 मंथ्स वगैरह, वो सब क्या है? एडजस्टमेंट्स. वो सब क्या है बेटा? एडजस्टमेंट. देखिए एक बात सुनिए, हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था. कहां से स्टार्ट हुआ था अकाउंटिंग साइकिल? जर्नल. जर्नल को लेजर में रिकॉर्ड पोस्ट किया, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सीख लिया. अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट आ रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं. एक एग्जांपल देखिए, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है. ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट और ये क्रेडिट. सैलरी दे रखा है सपोज 11,000 रुपीज. केवल यस बोलना है, किसी को और कुछ नहीं बोलना. सैलरी 11,000. नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्या लिखा है बच्चों? एडिशनल इंफॉर्मेशन. और फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर लिख रहा हूं, सैलरी टू बी पेड. सैलरी टू बी पेड एट द रेट 1,000 पर मंथ. ठीक है? इसका मीनिंग क्या हुआ जरा सोचना है आप सभी को. व्हाट इज इट मीन? विशाल, क्या बात है. देखो मतलब एक बच्चा अगर दिल से पढ़ना चाहे तो उसके लिए कोई हार्ड और इजी नहीं है. कितना कम पे किया ये भी बता दो. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सच में बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने. ठीक है ना? मतलब ये आप सबके लिए ओपन है चीजें जी. सीधी सी बात है, कोई तारीफ और कोई बुराई नहीं है. आप जिस दिन दिल से पढ़ना चाहें यू कैन डू एनीथिंग. सैलरी 11,000 पे कर दिया, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर. और सैलरी कहां आता है? ट्रेडिंग या पीएनएल? पीएनएल के डीआर में. लेकिन नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखिए विच इज एडजस्टमेंट. इट मींस इसमें कुछ गड़बड़ है. और वो गड़बड़ क्या है? सर सैलरी टू बी पेड 1,000 पर मंथ एंड वी नो वेरी वेल दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. तो सर इस हिसाब से सैलरी बनती है 12,000 रुपीज. हमने तो 11 ही पे किए. इट मींस हमने कुछ कम पे किए. तो इस चैप्टर में 12 से 13 मिनिमम एडजस्टमेंट्स है. अब 12 to 13 में आपको पेपर में दूंगा, एक साथ तो आते नहीं है, 5-6 आते हैं इतने. अब उसमें भी मैं 13 के 13 आपको नहीं दूंगा. मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि करा दूं सब कुछ, या जो अच्छे बच्चे हैं जो खुद करना चाहें उनको डाउट्स बता दूं. मैं आपको 7 to 8 एडजस्टमेंट ही मेन कराऊंगा जो आपके काम के हैं, और उसमें से कुछ भी हल्का फुल्का आपको पेपर में दे देंगे. तो सर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सीखा. बस नया चीज क्या आ गया उसमें? एडजस्टमेंट आ गया. और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2. सर एक इफेक्ट तो ये होगा, हमें एक्चुअल बिकॉज ऑफ एक्रूवल कंसेप्ट हमें एक्चुअल सैलरी दिखानी पड़ेगी, और 11,000 एक्चुअल सैलरी नहीं है. एक्चुअल सैलरी सर 12,000 है. तो सर पे तो 11 ही की है. हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज, और जो पे नहीं की वो आपके लिए साथ साथ क्या बन गई? लायबिलिटीज. समझे बात आप? चलिए आगे चलते हैं. अब अपने नोट्स में लिखिए. इसके बाद लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए बेटा, टाइम कम है हमारे पास. बिफोर proceeding further, a small presentation for concept clarity. A small presentation for concept clarity. ये देखिए, अब अपने रजिस्टर में अराउंड हाफ पेज का एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं. ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट
फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये भी किसी बुक में नहीं है जो मैं लिखने वाला हूं। हल्की हल्की मैंने 2 लाइन भी ड्रॉ कर दी, क्योंकि हाफ पोर्शन 40% शेयर ट्रेडिंग का होता है और 60% शेयर P&L का होता है। रुपीस रुपीस, जल्दी जल्दी जल्दी। सर क्या करने वाले हम इसमें? हमें एक चीज पता है, एक्सपेंसेस कहां आते हैं? डीआर में। और जो इनकम्स हुई हैं वो कहां आती हैं? सीआर में। गुड गुड। अब देखिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं जो बहुत खास वर्ड है, और वो वर्ड क्या है? देखिए डेबिट में मैं कुछ लिख रहा हूं, एक्चुअल एक्सपेंसेस। स्पेस का मैं इस चौक से लिख रहा हूं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना चाहिए। इनफैक्ट एक्चुअल खुला खुला करके लिखना, जितना स्पेस है, जितना स्पेस है लिखना क्या है? एक्चुअल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। एक्चुअल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। अरे वाह सर, ये तो बहुत इजी है। मतलब हमें डीआर में एक्चुअल एक्सपेंसेस दिखाने रिलेटेड टू, अगर हमने कोई एक्सपेंस कम पे किया है, एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग के डीआर में आएगा या P&L के डीआर में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आते हैं बेटा? ट्रेडिंग के डीआर में। और बाकी सब कहां आते हैं? P&L के डीआर में। सर ये तो बहुत इजी है, सिंपल। कम पे किया तो सर उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, उसे हम प्लस कर देंगे। अभी शॉर्ट एनालिसिस कर रहा हूं, अभी एक एक एडजस्टमेंट कराऊंगा मैं आपको। अगर हमने कोई एक्सपेंस कम पे किया तो ऐड कर देंगे, जैसे अभी सैलरी कम पे किया था। सर क्यों? क्योंकि हमें कौन से एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं? एक्चुअल एक्सपेंसेस। इसके लिए एक बच्चों को मैं सजेशन ये भी देता हूं कि बेटा प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर है, उसका एक डायग्राम है, बहुत इजी, छोटे बच्चों वाला डायग्राम है। 4th चैप्टर है, या फिर जो भी आप चेक कर लेना, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें बेस है, अकाउंट्स में 2 बेस होते हैं, एक तो कैश बेसिस और एक होता है एक्रूवल बेसिस। तो हमें अकाउंट्स हमेशा एक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनाने होते हैं, जो एक्चुअल सिनेरियो दिखा रहे हैं। तो सर ये कैश बेसिस क्या होता है? कई सारे लोग जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये लोग कई बार क्या करते हैं? कैश बेसिस यूज करते हैं। कैश बेसिस पता है क्या होता है? जितने पैसे आ गए ये हमारी इनकम है, जितने पैसे चले गए वो हमारा एक्सपेंस है, भले वो अगले साल का है भले वो पिछले साल का है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं, तभी तो उनके घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ती है कई बार। वो एक्चुअल इनकम से मतलब ही नहीं, जितना पैसा आ गया इनकम, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते। जबकि बिजनेसमैन के लिए एक रूल है कि हमेशा हमें कौन से एक्सपेंस शो करने चाहिए? एक्चुअल। 12th में भी यही बात बोलूंगा मैं, एज पर विच कंसेप्ट? एक्रूवल। मतलब सोचिए मार्च का मंथ आने वाला है, मार्च का मंथ आने वाला है, मुझे मार्च की सैलरी कब मिलेगी बताइए? अप्रैल में मिलेगी। लेकिन जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा तो मुझे मार्च की सैलरी उसमें दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए। डजंट मैटर, बिकॉज वो पैसा जो हमने कमा लिया वो हमारी इनकम है। अरे कैश डूब